गुड मॉर्निंग जी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गांधीवादी आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन जैसा कि हमने चर्चा भी किया था पिछले क्लास में, यानी कल। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मन्नू, आकांक्षा, अमित, ओम प्रकाश, अनीता, आरुषि, पूनम, गीता, भावना, प्रवेश। चलिए, तो यह आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के समक्ष। चंपारण सत्याग्रह पर, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध की विधि का प्रयोग किया था। गांधी जी ने तिनकठिया व्यवस्था को खत्म करने के लिए, तिनकठिया व्यवस्था को खत्म करने के लिए अधिकारियों को राजी किया था। गांधी जी नील बागान मालिकों से लिए गए धन का केवल 25% मुआवजा देने पर सहमत हुए। अब यह आपका पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह। और जैसा कि आप सब भी जानते हो कि यह गांधी का पहला क्षेत्रीय आंदोलन है भारत में आने के बाद। सबसे पहले इसकी शुरुआत गांधी ने चंपारण से किया। चंपारण बिहार का एक क्षेत्र है और वहां नील की खेती को लेकर किसान बहुत असंतुष्ट थे, बहुत असंतुष्ट थे, क्योंकि नील की खेती वहां जबरन करवाई जा रही थी। इसको लेकर एक नील विद्रोह भी हुआ था 1859 में। यह आप लोगों को पता ही होगा, पढ़े भी हो आप लोग। बंगाल में, बंगाल की घटना है और उसको लेकर एक आयोग गठित किया गया था, नील आयोग, सीटोनकार की अध्यक्षता में। और उस आयोग ने यह रिपोर्ट दिया था कि किसी भी किसान को जबरन किसी भी कृषि फसल की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी नील की खेती तिनकठिया प्रथा, यानी अपने जमीन के 3/20 भाग, जो सबसे उपजाऊ जमीन है, उस पर खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। अब नील की खेती से एक तो किसानों को कोई फायदा रह नहीं गया था, क्योंकि अब केमिकल नील जर्मनी के द्वारा विकसित कर दिया गया था। दूसरी चीज कि जो नील की खेती थी वह निरंतर करते रहने से भूमि की भी उत्पादकता कम जाती थी। लेकिन फिर भी किसानों पर शोषण जारी था। इसी को लेकर गांधी आते हैं चंपारण और अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अंततः गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध की विधि का यहाँ पे प्रयोग किया था, यानी वह भूख हड़ताल की उन्होंने धमकी दी थी। और निष्क्रिय प्रतिरोध का ही एक तरीका था, जिसमें भूख हड़ताल से लेकर धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, ये सारे उसमें कार्यक्रम शामिल हुआ करते थे। तो गांधी ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। तिनकठिया व्यवस्था को खत्म करने के लिए अधिकारियों को राजी भी किया। अधिकारी तैयार भी हो गए कि ठीक है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। और गांधी ने बागान मालिकों से लिए गए धन का कहा कि भाई 25% राशि, वह अधिकारियों ने स्वीकार किया कि 25% जो राशि है जो लिया गया है वह बागान मालिक किसानों को वापस करेंगे। तो इसमें बच्चों तीनों ही सही है, इसमें तीनों ही सही है। ठीक है, बिल्कुल। आप में से कुछ लोगों ने इसमें से डी नहीं, ए नहीं होगा, ओनली ए कैसे होगा। यहां 25% राशि देने के लिए तो सहमत ही हुए थे। बागान मालिकों से लिए गए धन का 25% देने के लिए यह सहमति व्यक्त की गई थी। नहीं नहीं, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, इसमें डी होगा, क्योंकि बागान मालिकों से जो ली गई थी वह सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि 25% राशि हम वापस कर देंगे जो लिए हैं। तो इस पर सहमति बनी थी और यह गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। ठीक है, 25% कहां खा गया था, कहां खा गया था, नहीं 25% कहा गया था। 25% राशि देने की बात स्वीकार की गई थी अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, तो अधिकारियों के द्वारा स्वीकार की गई थी कि जो राशि ली गई है उसकी 25% ही हम वापस कर पाएंगे। तो इसकी सहमति बनी थी, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है,
चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी घटना पहले हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है। अब खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। अब इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? पहले घटना कौन घटित हुई? आसान सा प्रश्न है और क्रोनोलॉजी वाला प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे भी जाते हैं, क्रमबद्धता में भी पूछ दिया जाता है, या फिर आपसे पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो इसमें जो सबसे पहले घटना घटित हुई वह आपको चंपारण सत्याग्रह है। ये सभी आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने स्वयं किया था। यह सभी गांधी के नेतृत्व में चलाए गए ही आंदोलन थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, ध्यान से इसको सुनेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया था। आचार्य जेबी कृपलानी उस चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। आचार्य जेबी कृपलानी उस जांच कमेटी जो गठित की गई थी जिसमें गांधी भी थे, क्या उसमें जेबी कृपलानी भी शामिल थे? नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो यहां जो आंसर आप लोग की ओर से आ रहा है, तो यहां आप देखो कि महात्मा गांधी को किसानों की समस्या के जांच के लिए चंपारण आने के लिए किसने राजी किया था? क्या वह राजेंद्र प्रसाद थे? क्या वह राजेंद्र प्रसाद थे? बल्कि चंपारण के ही एक किसान थे, राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल वह गांधी से मुलाकात करते हैं ना, राजकुमार शुक्ल, इनकी मुलाकात होती है गांधी से। इनकी मुलाकात होती है गांधी से कहां? तो उस समय 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन भी था। उस लखनऊ अधिवेशन में गांधी भी उपस्थित थे और वहीं लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी की मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से। लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है गांधी से, और राजकुमार शुक्ल ने गांधी से इन सभी समस्याओं को रखा, इन सभी समस्याओं को रखा कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है किसानों के साथ, और किसान बहुत व्यथित हैं, बहुत कष्ट में हैं, इसलिए आप चलें वहां और चलकर किसानों की समस्या का समाधान कर दें। तो यहां पे राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होती है। अब देखो, कम्युनिस्ट, अगर थोड़ा सा मैं अब अगर इसमें बताऊं आपको, या आपको पता होना चाहिए, तो कम्युनिस्टों ने गांधी को लेकर इस पर भी प्रहार किया है, और वे कहते हैं कि राजकुमार शुक्ल जो थे वे गांधी के एजेंट थे। अब गांधी के विषय में यह भी कहा जाता है कम्युनिस्टों के द्वारा कि गांधी बहुत ऊंचे स्तर के राजनीतिज्ञ थे, और अपनी लोकप्रियता को स्थापित करने के लिए उन्होंने पूरा एक स्लीपर सेल तैयार करवाया था। उनके अनुयायी लगे हुए थे, उसी अनुयायी में से एक राजकुमार शुक्ल भी थे। कम्युनिस्टों ने यह भी कहा कि गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और आने के बाद इन्होंने साबरमती आश्रम जो स्थापित किया था वह उनका ट्रेनिंग कैंप था। वहां पे वे लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे, और उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद उनको कहे कि जाओ सभी भारत के सभी अलग अलग क्षेत्र में फैल जाओ और मेरे लिए माहौल बनाओ। तो यह कम्युनिस्टों का आरोप है गांधी के ऊपर कि गांधी बहुत ऊंचे स्तर के राजनीतिज्ञ थे। खैर, मैं अब उस और यहाँ पे डिस्कस को लेकर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ का हमारा समय अलग है, यहाँ का हमारा समय अलग है, और यहाँ हम लोग कुछ खास उद्देश्य से जुड़े हैं, जिससे कि आपके समक्ष प्रश्न हो और आप अपना प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि खुद अगर प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ दिया जाए तो कभी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इस सेशन को लाने का भी उद्देश्य यही था कि न चाहते हुए भी आपको विवश कर दिया जाए पढ़ने के लिए, आपको विवश किया जाए, जिससे कि कुछ बच्चों का भला हो, उनका रिजल्ट हो।
तो यह आप देखते हो कि यहीं पे राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है गांधी से, और वे गांधी से कहते हैं, सारी समस्याओं को अवगत कराते हैं गांधी को। गांधी कहते हैं कि अभी तो मुझे कलकत्ता जाना है, अभी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन राजकुमार शुक्ल भी अड़े रहते हैं कि मैं आपके साथ ही कलकत्ता जाऊंगा। गांधी वहां जाते हैं, कलकत्ता से फिर वह बिहार की यात्रा पर निकलते हैं। तो बिहार के जो क्षेत्रीय नेता थे, बहुत सारे लोग थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, अनुग्रह नारायण थे, सब बिहार के ही थे, जेबी कृपलानी थे, राजकिशोर प्रसाद थे, एनजी रंगा, इन सब से मुलाकात होती है और इन सबको साथ लेकर जाते हैं गांधी, क्योंकि एक समस्या था लैंग्वेज की, भाषा की। अब गांधी गुजराती, और जिस क्षेत्र में जाना था चंपारण, वह आपको भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र, तो वहां पे एक लैंग्वेज की समस्या होती, तो इसलिए वे इन लोगों को भी साथ लेकर जाते हैं और वहीं पे यह आंदोलन गांधी करते हैं। तो गांधी की मुलाकात यहाँ पे, यानी चंपारण जाने के लिए तैयार कराने वाले राजकुमार शुक्ल थे। क्लियर है। आचार्य जेबी कृपलानी, अब यहाँ पे आप देखते हो तो गांधी ने वहां पे धमकी भी दिया अधिकारियों के समक्ष, क्योंकि अधिकारी तो गलत थे, अधिकारी इस बात को जानते थे। इसलिए अधिकारी जानते थे क्योंकि अब गांव के लोगों का वे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन गांधी तो पढ़े लिखे हैं, वकालत भी किए हुए हैं, और एक कमीशन गठित किया गया था, सरकारी रिपोर्ट इस पर था कि भाई किसी को जबरन किसी भी प्रकार की फसल के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वह भी ब्रिटिश सरकार का ही आदेश था, और फिर भी गांव वालों के साथ ऐसा किया जाता था। तो गांधी तो बिल्कुल सही थे। अब लीगल रूप पर बात आई तो यह हुआ कि भाई यह गवर्नर जनरल तक चला जाएगा, हमारी बात, अधिकारी भी डरे। तो अधिकारी डरे, तो तब जाकर उन्होंने कहा कि हाँ, हम 25% राशि जो ली गई है उसको हम वापस कर देंगे। तो यह आप देखते हो कि यहाँ पे एक कमेटी गठित किया जाता है, जांच कमेटी, उसमें जेबी कृपलानी उसमें सहयोगी थे, गांधी के सहयोगी थे। ठीक है, गांधी के सहयोगी थे। तो केवल इसमें बच्चों 2 सही होगा। ठीक है, हाँ, इसमें केवल 2 सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चंपारण सत्याग्रह? यह किसानों के साथ जुड़ा हुआ था आंदोलन, यह आंदोलन किसानों के साथ जुड़ा हुआ था, इसे तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध शुरू किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी के साथ सहयोग किया था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया यह पहला अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन था। अब आपसे यह पूछा जा रहा है, हाँ भाई राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, तो राजेंद्र प्रसाद इसमें बुलाए थोड़े थे। प्रश्न क्या था, थोड़ा सा देखो ना, हर चीजों को पहले समझो तो कि पूछा क्या जा रहा है ना। ऐसे जल्दबाजी में तब तो फिर आदत बनी रहेगी गलती करने की, इस प्रवृत्ति से बाहर निकलना है। ठीक है, हाँ, बुलाए थे वो पूछा गया ना कि किसने बुलाया था, तो उसे ध्यान से सुनना है ना। तो यह चंपारण सत्याग्रह को निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहां पे देखो, अब फिर सही करके कहोगे कि मैं सही समझ के किया, तो ये सब लापरवाही हो जाएगी। इसको यहां से समझो कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह किसानों के साथ जुड़ा हुआ था आंदोलन, इसे तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध शुरू किया गया था, क्या यह सही है या गलत है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी के साथ सहयोग किया था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया यह पहला अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन था। अब इसमें बताओ कि कौन सा गलत पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में किसानों के साथ जुड़ा हुआ आंदोलन था, कौन सही नहीं है, सही है या गलत? सही है। तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध शुरू किया गया था, क्या यह गलत है? क्या यही तो अभी अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया बच्चों, तिनकठिया प्रणाली, तो यह इसी तिनकठिया प्रणाली के तो विरुद्ध था ना, यह इसी तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था ना, जिसमें यह था कि भाई इतने जमीन के हिस्से पर आपको नील की खेती करनी अनिवार्य ही है, तो यह आपको इसे तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध शुरू किया गया। तो ये तो गलत है क्या? ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, ये तो सही है। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी के साथ सहयोग किया था, बिल्कुल सही है।
राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, बहुत सारे लोग थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, नाम जरूर ध्यान रखना, महादेव देसाई थे, अनुग्रह नारायण थे, राजकिशोर प्रसाद थे, ये सारे लोग जुड़े हुए थे। तो यह भी तो सही है। क्या यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, क्या यह पहला अखिल भारतीय स्तर, अखिल भारतीय समझ रहे हो ना, इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड बाई महात्मा गांधी ऑल इंडिया लेवल, क्या यह पूरे भारत में चलाया गया था क्या? मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूं। अच्छा विनय, इसमें आंसर कोई नहीं लग रहा है बेटा, कैसे? आप ये बताओ कि चंपारण क्या अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था या क्षेत्रीय आंदोलन था? इतनी तो आप लोगों को कम से कम समझ में होगी कि अखिल भारतीय और क्षेत्रीय में क्या अंतर है। और गांधी ने जो 3 आंदोलन चलाया था, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, यह बच्चों भूलना कभी मत। ये तीनों आंदोलन कैसे थे? अखिल भारतीय थे या क्षेत्रीय थे? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये गांधी के द्वारा पहला 3 आंदोलन चलाया जा रहा है ना, ये तीनों बच्चों क्षेत्रीय आंदोलन थे, यह अखिल भारतीय आंदोलन नहीं था। अखिल भारतीय किसको कहोगे? जब एक क्षेत्र से वह यानी समस्त भारत या भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में जब यह आंदोलन चलाया जाएगा, जरूरी नहीं कि पूरे भारत में, लेकिन एक बहुत बड़े क्षेत्र में, एक क्षेत्र से, एक राज्य से बाहर भी चलाया जाएगा, वह अखिल भारतीय होगा ना। अब जैसे कि आप देखते हो कि रोलेट सत्याग्रह जो गांधी ने चलाया, वह अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन है। वह भी पूरे भारत में तो नहीं था, लेकिन वह अखिल भारतीय स्तर का था। ठीक है, तो यह आप चाहे चंपारण को आप देख लो, खेड़ा को आप देख लो, अहमदाबाद को आप देख लो, ये क्षेत्रीय आंदोलन है, एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है। तो इसमें तो ऐसे ही आपको गलत काट देना चाहिए, गलत है, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन। और यह आपको अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन नहीं था, गांधी के द्वारा जरूर चलाया गया था, लेकिन यह क्षेत्रीय आंदोलन था। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। क्लियर है? चलिए, यह सही है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अहमदाबाद मिल हड़ताल, थोड़ा सा ध्यान से, क्षेत्रीय आंदोलन के विषय में आपसे आज पूछा जा रहा है। अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद तो क्षेत्र तो समझ ही रहे होगे। अहमदाबाद मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद काम के घंटों की संख्या में वृद्धि से संबंधित था। द डिस्प्यूट between Ahmedabad mill owners and workers was related to increment in number of hours of work. काम के घंटों की संख्या में वृद्धि से संबंधित था। अब सही विकल्प पूछा जा रहा है, ध्यान से। श्रमिकों ने 50% वेतन में वृद्धि की मांग की थी। किससे? मिल मालिकों से। क्या यह सही है? मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि की पेशकश करने को तैयार हुए थे। क्या यह सही है? अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही विकल्प है, और आप लोगों ने यहां जो आंसर दिया है, अब अहमदाबाद मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद काम के घंटों की संख्या में वृद्धि संबंधित था। अब अहमदाबाद जो आंदोलन था, इससे भी गांधी जोड़ते हैं, यह मजदूर आंदोलन है। और यह आपको मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद किस बात को लेकर था? यह आपको बोनस में, वेतन में वृद्धि को लेकर था। क्यों भाई? तो देखो, यह हो रहा है 1918 में, और 1918 का वर्ष कैसा है? फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार का है। प्लेग बोनस से संबंधित था। एक प्लेग बड़ा पैंडेमिक फैला था, महामारी, जैसे कोविड था ना, कोविड की तरह ही प्लेग आया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद समय बच्चों। बड़ी भारी संख्या में लोगों की उसमें भी मृत्यु हुई थी प्लेग से, और प्लेग बोनस दिया जाता था, प्लेग बोनस दिया जाता था। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी चल रहा था,
और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ क्या, महंगाई भी काफी बढ़ी हुई थी, तो जो मजदूर थे, जो वेतन मिलता था वह वेतन पर्याप्त नहीं था और बोनस भी कम कर दिया गया था। तो इसको लेकर मजदूरों ने आंदोलन किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इसको लेकर तो यह आपको काम के घंटों की संख्या में वृद्धि को लेकर नहीं था, ठीक है, यह बोनस और वेतन में वृद्धि को लेकर चलाया गया आंदोलन था। तो ये तो गलत हो गया, पहला तो हो गया भाई गलत, पहला तो हो गया गलत है। अब मुझे लग रहा है कि आंसर तो निकल जाना चाहिए आप लोगों की ओर से, पहला तो इसमें से गलत हो गया। श्रमिकों ने 50% वेतन की मांग किया था, बिल्कुल सही है। फिर समझौता होता है मिल मालिकों के साथ और फिर 20% वेतन में वृद्धि उनको करने के लिए मिल मालिक तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो यह ध्यान आपको रखना है। इसमें से सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बी होगा, बिल्कुल सही, इसमें से सही उत्तर बी होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो यह अब ये सारे आंदोलन, थोड़ा सा इन सब के विषय में आप लोगों ने पढ़ा नहीं था क्या? मैंने कल ही, देखो पढ़ने के बाद भी गलती अगर हो रही है तो बच्चों उसको ठीक से एक बार और रीडिंग करने की जरूरत है ना, एक बार और रीडिंग करने की जरूरत है। तो उसको जरूर आप लोग देखना, क्योंकि यहां से प्रश्न गलतियां नहीं होनी चाहिए और कल टॉपिक आपको बताया भी गया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। खेड़ा सत्याग्रह की पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा के किसान सरकार द्वारा भू राजस्व में वृद्धि के कारण संकट में थे। खेड़ा के किसान सरकार के द्वारा भू राजस्व में वृद्धि के कारण संकट में थे। फार्मर्स ऑफ खेड़ा वेयर इन डिस्ट्रेस ड्यू टू इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट। महात्मा गांधी ने किसानों को राजस्व का भुगतान रोकने की सलाह दिया था। सरकार ने निर्देश दिया था कि राजस्व केवल उन्हीं किसानों से लिया जाए जो भुगतान करने में सक्षम हो। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही विकल्प है, सही कौन सा है भाई, इसमें से कौन सा सही विकल्प है, सही विकल्प है कौन सा, इसमें से सही विकल्प है? तो यहां पे आप लोग जो दे रहे हो इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो, डी पूरी तरीके से सही है। जब यह आंदोलन चलाया गया तो सरकार ने निर्देश फिर दिया था कि भाई राजस्व केवल उन्हीं से वसूला जाए जो राजस्व देने में सक्षम हो, ठीक है। तो 3 तो फिर 3 में हो गया, यानी इसके अनुसार एक ऑप्शन तो आपने हटा दिया बिल्कुल। और देखो थोड़ा करीब जाओ, खेड़ा के किसान सरकार द्वारा भू राजस्व में वृद्धि के कारण संकट में थे। क्या आंदोलन इस वजह से चलाया गया था कि राजस्व में वृद्धि की गई थी? क्या आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि राजस्व में वृद्धि की गई थी, या आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि फसल खराब हो गई थी? किस लिए चलाया गया था बच्चों आंदोलन? खेड़ा आंदोलन किस लिए चलाया गया था? फसल खराब होने के कारण या राजस्व में वृद्धि करने के कारण? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, खेड़ा आंदोलन किस लिए चलाया गया? किसान आंदोलन फसल खराब होने के कारण या राजस्व में वृद्धि करने के कारण? तो क्या यह सही है? इसमें मैंने क्या कहा था कि बच्चों सावधानी से पढ़ना है। देखो ऐसी गलतियां यहां नहीं हो रही है, ये गलतियां मुझे डर लगता है वहां होने का, ठीक है, ये गलतियां मुझे वहां डर होने का लगता है, मैं रियल बता रहा हूं। क्योंकि यही सब आप लोग थोड़ी सी लापरवाही के कारण क्वेश्चन को गलत करते हो। आपकी समझ अच्छी है आप लोगों की, अब आप उस पैटर्न पर आ भी चुके हो बच्चों, लेकिन बस थोड़ी सी लापरवाही आप कर देते हो और उस वजह से आप जानते भर में भी प्रश्न को गलत कर देते हो। तो यहां पे फसल खराब हुआ था इसलिए यह आंदोलन चलाया जा रहा था कि भाई अब फसल खराब है, हम राजस्व कैसे दें, राजस्व कैसे दें, इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था।
लास्ट में यह होता है कि भाई जिनका भी अगर फसल 25% से ज्यादा खराब है वह राजस्व नहीं देंगे। इस पर सहमति होती है। गांधी ने कहा कि भाई राजस्व मत दीजिए आप लोग किसी को, राजस्व रोक देने के लिए कहा। जब फसल हुआ ही नहीं है, जब बारिश ही नहीं हो, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तो आप कैसे राजस्व दोगे? तो यह हुआ कि भाई राजस्व देने की जरूरत है नहीं। तो गांधी ने कहा कि राजस्व मत दीजिए। फिर बाद में सरकार से समझौता होता है। समझौता में यह होता है कि भाई ठीक है, जिनका 25% से कम अगर फसल खराब हुआ है तो वे किसान राजस्व देंगे, और 25% से ज्यादा जिनका फसल नुकसान हो गया है वह राजस्व न देंगे। अब कोई किसान ऐसा होगा क्या जो बोल देगा कि नहीं मेरा तो मात्र 10% खराब हुआ था? तो किसी ने भी नहीं दिया राजस्व। सरकार ने भी कह दी कि भाई राजस्व केवल उन्हीं से लिया जाए जो भुगतान करने में सक्षम हो। तो सही इसमें से क्या हो जाएगा? ठीक है, एक गलत हो जाएगा तो इसमें से सही 2 और 3 हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, आसान सा प्रश्न था, बस समझ की थोड़ी सी यहां पे समझना था। और वो आप लोग जानते हुए इस क्वेश्चन को गलत किए हो, इसको स्वीकार भी करना है कि जानते हुए, यानी एक आपको देखो यही पैटर्न है, यही तो प्रैक्टिस है ना। आप कर क्या रहे हो? मैं आपको यहां पे कोई नौकरी दे रहा हूं क्या? आप सिर्फ कर रहे हो कि प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस भी आप अपने से नहीं कर पाते हो, खुद से आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हो। छोड़ दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं करोगे खुद से। तो यह यहां पे ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोगी नहीं था? खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोगी कौन नहीं था? ठीक है, हाँ, कौन खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोगी नहीं था बच्चों? ध्यानपूर्वक देखोगे, फैक्चुअल प्रश्न है, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखोगे तो आंसर आ जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, अंबालाल साराभाई। कौन कौन इसमें से गांधी जी के सहयोगी नहीं थे? खेड़ा आंदोलन के विषय में पूछा जा रहा है। रोशन डी, शिवानी डी। अब देखो खेड़ा में आप लोग कैसे वल्लभ भाई पटेल को कैसे हटा रहे हो भाई? कैसे इनको हटा दे रहे हो? महिलाओं ने तो सरदार की उपाधि इनको दी थी। तो यह तो थे ही, इंदुलाल याग्निक थे ही, शंकरलाल बैंकर थे ही, ये सब तो थे ही। बल्कि यहां तक कि महादेव देसाई भी थे। एक और नाम आप याद रख लेना, इसमें महादेव देसाई भी जुड़े हुए थे, महादेव देसाई भी जुड़े हुए थे। इसमें अंबालाल साराभाई नहीं थे। अंबालाल साराभाई कहां से आ जाएंगे भाई? इसमें अंबालाल साराभाई नहीं थे। ठीक है, और आप लोग डायरेक्ट सरदार जी को ही हटा दिए, पटेल साहब को ही। ये तो गलत बात है, ये तो एकदम गलत है बात है कि आप डायरेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही गायब कर दे रहे हो। जो नेतृत्व कर रहा है उसी को सीधे हटाओ, है ना। तो इसमें से सही आंसर डी होगा, अंबालाल साराभाई। ये अहमदाबाद मिल मजदूर भाई, ये कहां पूंजीपति आदमी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पे आपको कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। 1917 की अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा समझ रहे हो बच्चों? यानी मॉन्टेग्यू घोषणा के विषय में कहा जाता है। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा को ही कहा जा रहा है। देखिए 1917 की अगस्त घोषणा की पृष्ठभूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। घोषणा के अनुसार, अगस्त घोषणा मैंने पहले ही कहा मॉन्टेग्यू घोषणा। अगस्त घोषणा मतलब मॉन्टेग्यू घोषणा। यह 20 अगस्त 1917 को किया गया था, इसलिए से अगस्त घोषणा का। अगस्त प्रस्ताव अलग है, वह 1940 का अगस्त प्रस्ताव। यह अगस्त घोषणा है, मॉन्टेग्यू घोषणा। घोषणा के अनुसार भारत सरकार पर नियंत्रण धीरे धीरे भारतीय लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी घोषणा के अनुसार भारत सरकार पर नियंत्रण
धीरे धीरे भारतीय लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा, यानी सरकार में भागीदारी धीरे धीरे भारतीय लोगों को दी जाएगी। क्या ऐसा कुछ घोषणा किया गया था क्या मॉन्टेग्यू के द्वारा कि धीरे धीरे सरकार में भागीदारी भारतीय लोगों को दी जाएगी धीरे धीरे? ऐसी कोई घोषणा थी क्या? घोषणा में कहा गया कि भारत का ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। द डिक्लेरेशन स्टेट दैट द इंडिया वुड रिमेन इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी घोषणा में यह कहा गया कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। क्या ऐसा भी कुछ घोषणा था क्या? भारत के राज्य सचिव मॉर्ले ने यह घोषणा किया था क्या? राज्य सचिव मॉर्ले ने यह घोषणा किया था, अगस्त घोषणा। अब सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुने। तो मैं जरा आंसर देखूं आप लोगों की ओर से, मैं जरा आंसर देखूं आप लोगों की ओर से क्या आ रहा है। पहले तो आप देखो कि अगस्त घोषणा राज्य सचिव मॉर्ले ने किया था क्या? मॉन्टफोर्ट सुधार यही तो है, यह मॉन्टेग्यू घोषणा है ना। सचिव तो मॉन्टेग्यू था तो मॉर्ले कैसे? तो पहला तो यही गलत हो गया भाई। 3 निकालो 3 निकालो 3 निकालो, मैंने पहले भी बताया था। फिर भी अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन के प्रश्न में ही मैंने पहले बताया अगस्त घोषणा मतलब मॉन्टेग्यू घोषणा। और मॉन्टेग्यू कौन था? भारत के राज्य सचिव थे मॉन्टेग्यू। और उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय आपका था चेम्सफोर्ड। इसलिए इसको कहा जाता है मॉन्टफोर्ट सुधार। पढ़े हो ना, मॉन्टफोर्ट सुधार। फिर भी भावना ये बता रही हो, अच्छा हाँ ठीक है भावना। तो मॉन्टफोर्ट सुधार मैंने तो बच्चों पहले ही कहा था प्रश्न के स्टार्टिंग में ही। तो यानी मॉन्टेग्यू घोषणा, तो फिर मार्ले कैसे हो सकता है? यानी यह तो गलत हो गया। इस घोषणा में यह कहा गया था क्योंकि उत्तरदायी सरकार की मांग की जा रही थी ना, होम रूल लीग चलाया जा रहा था ना आंदोलन, याद आ रहा है कुछ? 1916 होम रूल लीग आंदोलन, उत्तरदायी सरकार की मांग की जा रही थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। तो यही तो घोषणा किया गया था 1917 में मॉन्टेग्यू के द्वारा, भारत के राज्य सचिव के द्वारा। वह भी कहां? यह घोषणा किया गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। यह घोषणा कहां किया गया? यह घोषणा किया गया आपको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। यह घोषणा किया गया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया जा रहा है। ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया जा रहा है। कब? 20 अगस्त 1917 को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना। यह कहा गया कि अभी चूंकि युद्धकालीन परिस्थिति है और ऐसी परिस्थिति में अभी हम कोई उत्तरदायी सरकार नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम उसमें सुधार, भावी राजनीतिक सुधार की घोषणा थी कि भविष्य में भारत में राजनीति में सुधार किया जाएगा। भविष्य में राजनीति में सुधार किया जाएगा। अभी हम ऐसी कोई बात, लेकिन यह कहा गया कि सुधार किया जाएगा। उत्तरदायी सरकार की मांग थी और इसी घोषणा के बाद आप देखते हो एनी बेसेंट ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था और तिलक अपना केस लड़ने चले गए थे लंदन, क्योंकि उन्हें मानहानि का केस उन्होंने लगाया था। चिरोल ने उन्हें कहा था भारतीय अशांति का अग्रदूत। और इसी घोषणा के बाद 1919 का अधिनियम आता है जिसमें प्रांतों में प्रांतीय विधानसभा का तो गठन किया जाता है, लेकिन क्या किया गया था? विभागों का बंटवारा कर दिया गया था आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में। ये सब आप लोग पढ़े हो, आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में। और भारतीयों को महत्वपूर्ण विभाग बच्चों नहीं दिया गया था और कहा गया कि अभी हम जांच करेंगे, 10 वर्ष के बाद एक जांच आयोग आएगा जो यह जांच करके बताएगा कि क्या भारतीय इतना योग्य हैं क्या कि इन्हें शासन प्रशासन में और अधिकार दिया जाए। और वही 10 वर्ष के बाद जो जांच आयोग आना था वही साइमन कमीशन आता है जिसका भारत में विरोध किया जाता है। तो यह सब पता होना चाहिए ना। तो यह आप देखो, तो इसी घोषणा के अनुसार कहा गया था कि भारत सरकार पर नियंत्रण धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे भारतीयों को उसमें भागीदारी दी जाएगी।
यह आपको भावी राजनीति पर, भविष्य में राजनीतिक सुधार की घोषणा थी। सही है। इसमें कहा गया था लेकिन भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। डोमिनियन स्टेट की बात किया जा रहा है ना, पूर्ण स्वराज की नहीं, डोमिनियन स्टेट। ठीक है, तो अंग तो बना रहेगा डोमिनियन स्टेट। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है बच्चों? ए होगा। क्लियर है? इसमें से सही ऑप्शन ए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। 1917 की अगस्त घोषणा पर भारत की आपत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसको अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको फिर मुझे नहीं लगता है कि यहां से कोई दिक्कत होने वाली है। कोई समय सीमा इसमें निर्दिष्ट नहीं किया गया था 1917 की अगस्त घोषणा में कि कब देंगे, कब सुधार करेंगे। कोई समय सीमा क्या इसमें निर्दिष्ट किया गया था या नहीं, यह स्टेटमेंट सही है या गलत? नो टाइम फ्रेम वाज स्पेसिफाइड। अकेले सरकार को एक उत्तरदायी सरकार के लिए परिवर्तन की प्रकृति और समय तय करना था। The government alone was to decide the nature and timing of the transition to a responsible government. सरकार को एक उत्तरदायी सरकार के लिए परिवर्तन की प्रकृति और समय तय करना था। ठीक है, इसे हटाओ। सरकार को एक उत्तरदायी सरकार के लिए परिवर्तन की प्रकृति और समय तय करना था। क्या इसमें ऐसा घोषणा था? ठीक है, कथनों पर विचार करें। भारत की आपत्ति। दिसंबर 1917 के इलाहाबाद सत्र के दौरान घोषणा की आलोचना की गई थी जिसकी अध्यक्षता तिलक ने किया था। अगस्त घोषणा की, यह जो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त घोषणा जो मॉन्टेग्यू घोषणा था, इसे आपको इलाहाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता तिलक ने किया था 1917 में, इसकी आलोचना की गई थी, इसकी निंदा की गई थी। क्या इसमें से कौन सा सही है? सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुने। ठीक है, सही विकल्प चुने। अब इसमें आप देखते हो कि देखो प्रश्न बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है अगर समझ सके तब। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1917 के इलाहाबाद सत्र के दौरान इस घोषणा की आलोचना की गई जिसकी अध्यक्षता तिलक ने किया था। क्या कांग्रेस का अधिवेशन 1917 का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था क्या? और क्या उसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने किया था क्या? क्या तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे क्या? आप लोग पढ़े हो कांग्रेस सेशन में भी कि 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता पहली महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो बच्चों ये तो सीधा गलत हो गया ना, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। अब इसमें से 3 हटा दो, आप हटा दो 3। मैंने क्या कहा कि बहुत आसान है, बस समझने की दिक्कत है, समझने की दिक्कत है। अब इस घोषणा को लेकर भारत की आपत्ति क्या थी? तो यही है कि भाई एक तो कि समय सीमा इसमें नहीं है और सरकार को उत्तरदायी सरकार के लिए परिवर्तन की प्रकृति और समय तय करना था। सरकार क्यों तय करेगी भाई? गवर्नर जनरल क्यों तय करेगा? क्यों तय करेगा कि हम भारतीयों को और अधिकार दें, उत्तरदायी दें हम सरकार में? तो कितना आसान सा प्रश्न है और कैसे आप लोग गलत कर देते हो। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, आप लोग को बार बार कह रहा हूं, देखो इतना आप खुद से भी नहीं कहते होगे कि हर लाइन को पढ़ो, हर लाइन को समझो, जिससे कि वहां पे गलती ना हो, वहां गलती ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसमें से सही कौन सा होगा? ए होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉलेट एक्ट सुने होंगे, रॉलेट एक्ट के विषय में आप लोग, रॉलेट कानून सुने तो होंगे ही, पढ़े भी होंगे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कांग्रेस के चरमपंथी गुट को नियंत्रित करना चाहते थे। ब्रिटिश कांग्रेस के चरमपंथी गुट को, बाय दिस एक्ट ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस अधिनियम ने पुलिस को किसी भी कारण से किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया था। रॉलेट एक्ट।
इस अधिनियम को भारतीय रक्षा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। नीचे देखे कूटों से सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। कौन सा इसमें से सही है? आसान सा ही प्रश्न है। अच्छा, आप लोग की ओर से आंसर आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूं, 9 है, 10 है, ये 10 है कि इसे भारतीय रक्षा अधिनियम नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यह तो काला कानून था ना, और इसे कहा क्या जाता था? क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। यह ध्यान रखना है। क्या कहा जाता था? क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। क्रांतिकारियों को ही तो रोकने के लिए ये लाया गया था, क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। और इसके पीछे बहुत सारा कारण था बच्चों। देखो, एक तो गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ी हुई थी, बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, आर्थिक असंतोष था। भारतीय लोगों को विश्व युद्ध के दौरान जबरन सेना में शामिल किया गया था, सामाजिक असंतोष था भारत में। इधर आप देखो तो कामागाटा मारू प्रकरण और गद्दार आंदोलन, इसमें क्रांतिकारी शामिल थे, और सरकार को डर था कि इसका लाभ कांग्रेस उठाएगी, इस असंतोष का लाभ। गांधी भी काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो गांधी की भी पॉपुलैरिटी को कम किया जाए और ऐसे लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील की संज्ञा दी गई थी, इसलिए इसको काला कानून भी कहा गया। लेकिन यह था क्या? क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। क्रांतिकारियों को पहले ही पकड़कर गिरफ्तार कर लो। इसके लिए रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनता है और यह पारित होता है, और इस एक्ट का भारत में विरोध किया जाता है। तो इसमें से तीसरा गलत, यानी 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, 1। तो इस अधिनियम ब्रिटिश कांग्रेस के चरमपंथी बिल्कुल सही, पुलिस को यह अधिकार दिया ही गया था, तो बिल्कुल सही, ए इसका सही आंसर होगा। और आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया। चलिए, वेरी गुड। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल्स के रूप में भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट वाज आल्सो नोन एज ब्लैक बिल्स, काला कानून। इस अधिनियम के द्वारा पुलिस को बिना वारंट के किसी भी स्थान की तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त हुई थी। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। अब ये तो प्रश्न अभी अभी डिस्कस हो ही चुका था, रिपीटेटेड है, और इस प्रश्न को लेकर मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दुविधा होनी चाहिए। रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल्स के रूप में भी जाना जाता था, काला कानून के रूप में। इस अधिनियम के द्वारा पुलिस को बिना वारंट के किसी भी स्थान की तलाशी लेने की शक्ति भी प्राप्त हुई थी। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था, किसके द्वारा? सर सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट यह आपको लंदन हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, इनके द्वारा इसको पारित किया गया था। बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो, और इसमें सभी बच्चों सही है, इसमें सारा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं जल्दी से। रॉलेट एक्ट के विरोध में इस्तीफा देने वाली परिषद का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कौन नहीं था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक। इस्तीफा देने वाले परिषद का सदस्य। Who among the following was not a member of the council who resigned against the protest of Rowlatt Act? इसमें से कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आसान सा प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है बच्चों, कि रॉलेट एक्ट के विरोध में इस्तीफा देने वाले परिषद के सदस्य कौन कौन लोगों ने इस्तीफा दिया था, और इसमें से एक नहीं हुए। पहला आंसर, और बिल्कुल सही आंसर दिया गया था, जिसने भी दिया था, हाँ किसी ने दिया तो था, हाँ शैलेंद्र, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। सत्येंद्र सिन्हा इसमें नहीं थे, बाकी सभी लोग थे। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक। रॉलेट एक्ट के विरोध में
ये सब परिषद के सदस्य थे, विधान परिषद के, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ये काउंसिल के मेंबर थे। बिल्कुल सही, ये इसमें से सत्येंद्रनाथ सिन्हा नहीं थे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉलेट एक्ट निम्नलिखित में से किसके समय पारित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, जनरल डायर। यह भी आसान प्रश्न है, पता होना चाहिए आप लोगों को कि रॉलेट एक्ट निम्नलिखित किसके समय पारित किया गया था। द रॉलेट एक्ट वाज इनेक्टेड एट द टाइम ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, जनरल डायर। किसके समय पारित किया गया बच्चों रॉलेट एक्ट? ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि रॉलेट एक्ट किसके समय में पारित किया गया था। अरे कौन रहा होगा इस समय? ये सभी आपको वायसराय ही हैं। कौन होंगे? कौन है? चेम्सफोर्ड, कर्जन, रिपन, डायर, कौन है? कौन है भाई? तो आप लोग की ओर से आंसर क्या आ रहा है? किसके समय पारित किया गया था? कौन था उस समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड था ना। अरे 1916 से 21 तक तो यही था। और इसके समय में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, इसको तो आपको पता होना चाहिए इसके विषय में। चेम्सफोर्ड के समय में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917, होम रूल लीग 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके साथ साथ आप देखो तो गांधी का क्षेत्रीय आंदोलन इसके समय में ही हो रहा है। यह 1921 तक रहता है, यह 1921 तक रहता है। रॉलेट सत्याग्रह इसी के समय में हो रहा है। इसी के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है। इसी के समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जा रही। तो इसको तो पता होना चाहिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा है। कभी अगर मेंस में भी डायरेक्ट इस पर प्रश्न दे तो आपको पूरा लिखना चाहिए इस पर। तो यह है आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही है। रॉलेट एक्ट राजद्रोह समिति की सिफारिश पर आधारित था। द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का कोशिश किया था। इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुआ था। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसिडेड विथ रॉलेट सत्याग्रह। अब कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह भी आसान प्रश्न है और इसमें जो आंसर आ रहा है मेरे पास, शैलेंद्र ने दिया है 14 का बी, 14 का बी। ओके, और बाकी लोगों का क्या है? जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। आसान सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग का एनर्जी खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, बस सावधानी पूर्वक देखना है, हर ऑप्शन को आंसर आ जाएगा। इससे रॉलेट एक्ट का क्या लेना देना है? रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, गलत है भाई। ठीक है, अब यह राजद्रोह समिति की सिफारिश पर आधारित था। बिल्कुल, यह सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर ही आधारित था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसको पारित किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की कोशिश किया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पहले होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था और उनके सदस्यों को, क्योंकि यह गांधी के नेतृत्व में चलाया गया अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था, तो अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था, तो अब कैसे इसमें लोग जुड़े? अभी कांग्रेस भी अखिल भारतीय स्तर की पार्टी नहीं बनी थी, वह भी अभिजात वर्गों की ही पार्टी थी। तो गांधी ने इसके लिए जो होम रूल लीग के जो सदस्य थे, क्योंकि लीग अगर दो लीग को मिला दो, तिलक और बेसेंट के लीग को, तो उसका अखिल भारतीय रूप हो जाता था। तो उनके सदस्यों का इसमें गांधी ने उपयोग किया था। यह सही है और ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप लोग देखो तो ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो यह भी सही, यानी 1 और 2 इसमें से बच्चों सही है। चलिए जल्दी से आते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था?
अबुल कलाम आजाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चलाने का सुझाव। अब यह आंदोलन कैसा, कर न अदायगी आंदोलन का भी सुझाव किसी ने दिया था। यह आंदोलन कर न अदायगी, कर न अदायगी इस एक्ट के विरुद्ध कि भाई भू राजस्व नहीं दिया जाएगा, तो इसके विरुद्ध आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था। फैक्चुअल प्रश्न है, ये फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है, यह ध्यान रखना। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि इसमें कर न अदायगी, यह इन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने जन आक्रोश का लहर पैदा किया था जिसके कारण अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग नरसंहार किया। आर्म्स एक्ट, पब्लिक सेफ्टी बिल, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने जन आक्रोश का लहर पैदा किया था जिसके कारण अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग नरसंहार किया था। आर्म्स एक्ट, पब्लिक सेफ्टी बिल, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या रॉलेट एक्ट। कौन सा है भाई, ठीक है, कौन सा है। ओम प्रकाश बी, पब्लिक सेफ्टी बिल। शैलेंद्र इसका बता रहे हैं सी, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ओके, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड, और यह घटना घटित हो रहा है कब। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। किस घटना को लेकर भाई, क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध में था, क्या पब्लिक सेफ्टी बिल, क्या आर्म्स एक्ट, जो आप लोग बता। अरे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही तो आंदोलन चलाया जा रहा था, रॉलेट सत्याग्रह। कैसे आप लोग कर रहे हो, रॉलेट सत्याग्रह ही तो बच्चों चलाया जा रहा था, और इसी को लेकर तो पंजाब में आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू, जिनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन किया था, और पंजाब की घटना घटित हो जा रही है 9 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, कुछ लोगों के साथ पुलिस की झड़प भी होती है, और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है। कैसे आप लोग कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। इतने आसान प्रश्न को ऐसे गलती करोगे आप लोग, ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, और यह है आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा प्रश्न है, फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर लोग भड़क गए और अपने नेताओं के समर्थन में एकत्र हो गए, ठीक है। पीपुल वेयर infuriated on the arrest of Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal and gathered to show support for their leaders. सरकार ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया था और पंजाब में कानून व्यवस्था ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दिया गया था। सही विकल्प चुने, कौन सा सही है, कौन सा सही है, सही विकल्प चुने। बहुत आसान सा प्रश्न है तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न, जल्दी से बताएंगे। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर लोग भड़क गए थे और अपने नेताओं के समर्थन में एकत्र हुए थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप लोग जो आंसर दे रहे हो, मैं जो देख पा रहा हूं, और इनकी गिरफ्तारी क्योंकि ये लोग रॉलेट सत्याग्रह के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे और इनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसको लेकर पुलिस के साथ झड़प हो रही। इनकी गिरफ्तारी होती है 9 अप्रैल को, जिसके कारण पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू घोषित कर दिया जाता है और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है। तो यह व्यवस्था जनरल डायर को ही सौंपा गया था। जनरल ओ डायर, दो थे, जनरल ओ डायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर और जनरल आर डायर, ठीक है, दो थे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वह आपको जनरल ओ डायर था। तो इसमें बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, बैसाखी पर्व के लिए लोग एकत्रित हुए थे। चलिए आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम का चयन करें, ठीक है, सही अनुक्रम का चयन करें, सही अनुक्रम का चयन करें, ठीक। अब इसमें से कौन सा
सही है, इसको आपको मैचिंग में लगाना है, मैचिंग में लगाना है आप लोगों को, इसको मैचिंग में लगाना है। कौन सा, यानी क्रमबद्धता में लगाना है। आसान सा प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी, अमृतसर का कांग्रेस सेशन, अमृतसर का कांग्रेस सेशन। बहुत आसान सा प्रश्न है और जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे। शायद मैंने इसका चर्चा भी कर ही दिया है, तो अब ऐसे प्रश्न में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, सभी 1919 की घटना है, याद होना चाहिए। डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919। कांग्रेस सेशन दिसंबर 1919। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत है? 2, 1, 3 यही होगा ना? 2, 1, 3 देखो कौन सा है? 2, 1, 3 ये इसका सही ऑप्शन है। आसान सा प्रश्न है, फिर भी गलत नहीं होना चाहिए। जो बहुत आसान भाई, कांग्रेस सेशन दिसंबर 1919। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन जालियांवाला बाग में हुई दुर्घटना की जांच करने वाले हंटर समिति का भारतीय सदस्य नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न। हंटर समिति का कौन भारतीय सदस्य नहीं था? सर चिमनलाल सिंह तलवाड़ा, तेज बहादुर सप्रू, शाहबजाजी, सुल्तान अहमद, कौन इसमें से नहीं था भारतीय सदस्य? जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुई दुर्घटना की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। लोगों ने दबाव बनाया सरकार पर, तो एक कमेटी गठित की गई, हंटर कमेटी। और इस हंटर कमेटी में हंटर अध्यक्ष थे और रस्किन, राइस और स्मिथ इसके सदस्य थे। हंटर समिति में हंटर अध्यक्ष और इसमें से 3 ब्रिटिश भी थे। कौन कौन? तो यहां पे शॉर्ट नाम याद रखना, मिस्टर रस्किन, राइस और स्मिथ। इसके साथ साथ कुछ भारतीय सदस्य भी थे, भारतीय सदस्य भी थे, जिसमें सर चिमनलाल सिंह तलवाड़ा भी थे, शाहबजाजी भी थे, सुल्तान अहमद भी थे और जगत नारायण भी थे। इसमें जगत नारायण भी थे भारतीय सदस्य के रूप में। तेज बहादुर सप्रू नहीं थे इसमें भारतीय सदस्य के रूप में, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे भारतीय सदस्य के रूप में। तो यह इसका सही आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजाब में हुए अत्याचारों के विरोध के प्रतीक के रूप में दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? किसमें? पंजाब में हुए अत्याचारों के विरोध के रूप में। जो पंजाब में अत्याचार हुआ था उसके विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि रिजेक्ट की थी? जल्दी से बताओगे, बहुत जल्दी से बताओगे। किसने नाइटहुड की उपाधि रिजेक्ट किया था? पंजाब में हुए अत्याचार के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि रिजेक्ट किया? B.Sc रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही, नाइटहुड की उपाधि रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने, जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दिया गया था। यह आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी माइकल जनरल डायर की हत्या की थी? किसने जनरल डायर की हत्या की थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी मानते हुए? बहुत आसान प्रश्न है और जल्दी से बताएंगे। उधम सिंह, पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, सोहन सिंह जोश। यह आज का अंतिम प्रश्न है। अंत भला तो सब भला। किसने आपको जनरल डायर की हत्या की थी? जल्दी से इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोग। बिल्कुल सही बच्चों, उधम सिंह। 1940 को उधम सिंह ने, क्योंकि यह भी बालक उसी में था, उस हत्याकांड के समय उपस्थित थे, छोटे बालक थे और कसम खाई थी कि मैं इस व्यक्ति को जरूर मारूंगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको माइकल जनरल ओ डायर को इन्होंने लंदन में ही, लंदन के कैक्सटन हॉल में इन्होंने गोली मारी थी 1940 में। 1919 की घटना का बदला 1940 में लिया उधम सिंह ने, जब वह युवा हो गए। तो यह उधम सिंह थे, सरदार उधम सिंह। तो यह आज का सेशन था बच्चों। कल हम लोग आएंगे गांधीवादी अन्य आंदोलन, जिसमें असहयोग आंदोलन, इसके बाद आपको चौरी चौरा कांड,
इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। सविनय तो नहीं बल्कि और भी उसके पहले बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। स्वराज पार्टी है, साइमन कमीशन है, तो इन सब के विषय में हम लोग देखेंगे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना बहुत ख्याल रखें, और कल गांधीवादी आंदोलन को जरूर पढ़कर आएं। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।